नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पे हैं। यूक्रेन का मतलब है कि जो पहले सोवियत संघ था उससे टूट करके जो 15 देश आज़ाद मुल्क बने, उनमें से एक देश। तो 1991 में यूक्रेन बना और तब से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया था। नरेंद्र मोदी पहले शासनाध्यक्ष हैं जो यूक्रेन के दौरे पर हैं भारत की तरफ से। नंबर 1 ये। नंबर 2 कि जब वे गए हैं तब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 3 यूक्रेन जाने के ठीक 1.5 महीने पहले उन्होंने रूस का दौरा किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच में दोस्ताना संबंध हैं, ये तस्वीरें उस समय की बताती रहीं और पुतिन ने अपने गोल्फ कार्ट में बिठा करके नरेंद्र मोदी को घुमाया था। दुनिया के अंदर यह तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफ़ी थी कि रूस और भारत के संबंध कितने घनिष्ठ हैं। और 1.5 महीने बाद यूक्रेन की यात्रा। जब रूस की यात्रा पर नरेंद्र मोदी थे, उसी समय रूस ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी की थी, बच्चों की मौत हुई थी और वहाँ के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बहुत नाराज़ हुए थे कि एक ऐसे आदमी से मोदी हाथ मिला रहे हैं जो बच्चों का हत्यारा है। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी गए यूक्रेन, तो उसी ज़ेलेंस्की ने खुले हाथ से नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया और फिर ज़ेलेंस्की कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने इस दौरान 2-3 बातों को बड़ी साफ तरीके से रखा है और यही बताता है कि इस दौरे का जो मकसद है, क्या है या इस दौरे से क्या निकल सकता है जो दुनिया के लिए एक बेहतर संकेत या संदेश दे सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि युद्ध का समय नहीं है और हम गांधी और बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम शांति के ज़रिए दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और तीसरा ये है कि यूक्रेन उस मोड़ पे है जहाँ से शांति के लिए एक रास्ता निकल सकता है। यूक्रेन के साथ भारत के संबंध 1991 से हैं। अगर मैं ट्रेड और डिफेंस डील्स के लिहाज से देखूं, तो जो हमारी पनडुब्बियाँ होती हैं, पनडुब्बियों में जो गैस टरबाइन है, यानी कि जो बिजली घर पनडुब्बियों का आप कह सकते हैं, वो यूक्रेन से हम खरीदते हैं। AN-32 जो एयरफोर्स के विमान हैं, वो हमारे पास यूक्रेन के हैं। लगभग 105 AN-32 विमान हैं और 2009 में हमने समझौता यूक्रेन के साथ किया था कि आप इन विमानों का अपग्रेडेशन कर दीजिए ताकि इसके बाद अगले 40 साल तक इन विमानों का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना कर पाए। ये कार्गो प्लेन हैं, तो इनके ज़रिए माल ढोने का, सैनिकों को ले जाने का, ट्रूप्स को गिराने का या दवाओं को ले जाने का काम भारतीय वायुसेना करती है या दूसरे इस तरह के काम में भी उन विमानों का इस्तेमाल होता है जब कभी त्रासदी होती है, कहीं भी देश के हिस्से में सामान ले जाने की ज़रूरत सरकार को पड़ती है तो इस लिहाज से यूक्रेन हमारे लिए ज़रूरी है। AN-32 और गैस टरबाइन, ये डिफेंस के लिहाज से बात है। कॉमर्स एंड ट्रेड, जो दोनों देशों के बीच में व्यापार है, वो अपना चलता रहता है। लिहाजा इसको मैं थोड़ा-सा अलग हटाता हूँ। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी के इस दौरे से रूस और यूक्रेन के बीच में जो पिछले 2.5 वर्षों का युद्ध है, वो रुक सकता है क्या? हंगरी के प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की थी और वही मुझे लगता है कि इकलौते ऐसे शासनाध्यक्ष हैं जिन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा की और माना ये गया कि वो बीच में समझौता करा सकते हैं, लेकिन उनको रूस का करीबी माना जाता है। इसलिए भरोसा यूक्रेन का या पश्चिमी देशों का हंगरी के प्रधानमंत्री के ऊपर उतना नहीं है जितना नरेंद्र मोदी के ऊपर है। यानी कि भारत ने दुनिया के साथ अपने रिश्तों को लेकर के जो संतुलन और समन्वय बना करके रखा है या साफगोई रखी है, उसने भारत की इमेज को बहुत साफ सुथरा करके रखा है। इसमें कोई दो राय नहीं। यही कारण है कि वो पुतिन से मिलते हैं और फिर वो ज़ेलेंस्की से मिलते हैं। ना पुतिन को दिक्कत है और ना ज़ेलेंस्की को उससे परेशानी जब वो पुतिन से मिलते हैं, तो हालांकि उन्होंने अपना एतराज़ जताया था। लेकिन इसके पहले भी ज़ेलेंस्की के साथ कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और हर बार उन्होंने कहा है कि शांति के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए शांति का रास्ता निकलता है। अब आप देखें कि कौन-कौन से देश और कौन-कौन से नेता दुनिया में हैं जो इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं। टर्की एर्दोगान चाहते हैं कि उस इलाके में रूस और टर्की के अलावा कोई और पावर आकर के खड़ा ना हो, चूँकि अमेरिका यूक्रेन के ज़रिए वहाँ अपनी हैसियत लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। इसलिए उन्होंने कोशिश की थी कि रूस और यूक्रेन के बीच में राजनयिक स्तर पर बातचीत चले और इस संकट का समाधान निकले, लेकिन निकल नहीं सका।
चीन और ब्राज़ील इन दोनों देशों ने अपनी तरफ से पेशकश की थी कि इस संकट के समाधान के लिए हमारी जो भी ज़रूरत है, हम आगे आकर के और अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देशों का सहयोग हमको चाहिए, लेकिन बात दोनों की जस की तस रह गई, प्रस्ताव कहीं आगे बढ़ नहीं पाया। नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई वर्षों में इन दोनों नेताओं से बातचीत करते रहते हैं और वो पुतिन के सामने भी कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है और बातचीत के माध्यम से शांति का रास्ता निकाला जा सकता है। बंदूक, गोली, बारूद, बम यह कभी भी शांति हासिल नहीं कर सकते। यहाँ से, युद्ध से कभी भी अमन की तरफ नहीं जा सकते हैं। चूँकि पुतिन भी उतना ही यकीन करते हैं जितना पश्चिमी देश। जब मैं यूक्रेन कह रहा हूँ तो सिर्फ यूक्रेन अपने फैसले लेने के लिए निर्णायक देश नहीं होगा, बल्कि उसमें पश्चिमी देश अमेरिका की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। नेटो कंट्रीज़ जो लगातार युद्ध के लिए यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। यूक्रेन अगर रूस के सामने आज की तारीख में खड़ा है, या रूस के 1000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में उसकी फ़ौज घुसी पड़ी है, जो कुर्स्क का इलाका है, और न्यूक्लियर पावर सेंटर जो उनका है उसके ठीक नज़दीक उसकी फ़ौज पहुंची हुई है। एक बड़ा संकट है कि उस न्यूक्लियर सेंटर के ऊपर अटैक ना हो जाए, खतरा उसके ऊपर बना हुआ है। तो ये स्थिति जो है वो नेटो की मदद की वजह से ही यूक्रेन की आज की तारीख में बनी हुई है और 2.5 वर्षों से युद्ध चल रहा है। वरना पहले लोगों ने माना था कि रूस की सेना कुछ ही दिनों के भीतर ही यूक्रेन को घुटनों के बल ला देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या ये युद्ध लगातार चलता रहेगा? रूस भी कहीं न कहीं ये मान रहा है, अब थकने सा लगा है। बड़ा देश है लेकिन नाक का सवाल है, और पुतिन बहुत मजबूत नेता हैं, दबंग नेता हैं और कभी भी वो अपनी हार मान नहीं सकते हैं। लेकिन वो भी कहीं न कहीं एक रास्ता तलाश रहे हैं कि उनकी नाक भी बच जाए और युद्ध भी रुक जाए। और यूक्रेन भी लगातार तबाह होता हुआ देश, अब कहीं बचा नहीं है। तो इसलिए वो भी अपनी और आगे की तबाही को रोक करके और फिर से एक रिकंस्ट्रक्शन के मोड में आना चाहता है। अब ऐसे में इस मकाम पे नरेंद्र मोदी यूक्रेन में गए हुए हैं और पुतिन से मिल कर के गए हैं। ज़ाहिर है कि कोई न कोई मैसेज वहाँ से उन्होंने लिया होगा और ज़ेलेंस्की के साथ बैठ कर के एक मंच तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये बात जो लोग डिप्लोमेसी को ठीक से समझते हैं, कूटनीति को ठीक से समझते हैं, वही जानते हैं कि एक दौरे से या एक बैठक से कोई बहुत बड़ा फैसला इस तरह के युद्ध के बीच में निकल कर के आ जाए, संभव नहीं है। लेकिन एक मजबूत, ईमानदार कोशिश जो होती है वो इस तरह के फैसलों के निकालने का रास्ता बना देती है। लेकिन इसके सबसे बड़े ज़रूरी है कि जो मध्यस्थ है वो कोई बहुत बड़ा और भरोसेमंद नेता या देश हो। और भारत की आज की तारीख में जो इमेज है वो निर्गुट है, निष्पक्ष है, निर्भीक है और निर्णायक भी। तो इस तरह का देश आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी इमेज दुनिया के भीतर में एक ग्लोबल लीडर की गढ़ी है, जो ट्रस्टवर्दी है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो फ़िलिस्तीन की यात्रा करता है, इज़राइल की भी यात्रा करता है। और इज़राइल के प्रधानमंत्री जब भारत आते हैं उसके महीने भर के भीतर फ़िलिस्तीन की यात्रा पर चले जाते हैं। वो रूस के राष्ट्रपति से मिलते हैं और वो जाकर के ज़ेलेंस्की से भी यूक्रेन में मिलते हैं। वो अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं और युद्ध के दौरान वो रूस के साथ अपना दोस्ताना संबंध बनाए रखते हैं। तो यह जो प्रेशर है दुनिया के देशों का, वो भारत के ऊपर लागू नहीं होता है और भारत अपनी भूमिका दुनिया के भीतर खुद तलाश रहा है, अपने हितों को खुद साध रहा है। इसलिए एक इमेज नरेंद्र मोदी को और भारत की है, वो भरोसेमंद देश और नेता की है। तो यूक्रेन की जो यात्रा नरेंद्र मोदी की है, इससे इस युद्ध के भीतर से एक रास्ता निकलने और शांति की कोई उम्मीद के निकलने की बात दुनिया भर में की जा रही है और ये निराधार नहीं है। नरेंद्र मोदी की यात्रा, मुझे लगता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत अहम तरीके से इसका जिक्र होगा और ये रेखांकित की जाएगी यात्रा, किस यात्रा ने 2 देशों के बीच में चल रहे युद्ध को ख़त्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस यात्रा से कुछ ऐसा ही निकलने वाला है।